हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे इस वीडियो में स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। कितने स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं और एक स्टेट ऑफ मैटर को आप दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, इसकी भी बात होगी। ठीक है, शुरू करते हैं। तो देखो, मैटर मतलब क्या होता है। मैटर इज समथिंग विच हैज़ मास। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास मास है एंड कैन ऑक्यूपाई स्पेस, और वो जगह घेर सकती है या फिर स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती है, तो उसको हम लोग मैटर बोल देंगे। जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर एक मैटर है क्योंकि इसके पास मास है और ये स्पेस, इतना जगह उसने लेके रखा हुआ है जितना इसका वॉल्यूम है, तो हम इसको मैटर बोल देंगे। इन शॉर्ट, किसी के पास भी अगर मास है और उसके पास वॉल्यूम है, जगह ले रहा है, तो वो मैटर हो जाता है। मैं भी मैटर हूँ क्योंकि मेरे पास भी मास है और मैंने इतना जगह लेके रखा हुआ है, राइट। इवन जो ये टेबल है, चेयर है, फैन है, ये जितनी भी चीज़ें आपको अपने अराउंड दिख रही हैं, वो सब मैटर होता है बिकॉज दे हैव मास एंड दे कैन ऑक्यूपाई स्पेस। कुछ चीज़ें जिसको आप मैटर नहीं बोलते, उसको आप रेडिएशन बोलते हो। फॉर एग्जाम्पल, लाइट लाइट के पास मास नहीं होता और ना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई करती है। एक कमरे में लाइट भर दो पूरा, उसके बाद भी जगह बचा रहता है। मतलब ऐसा थोड़ी ना होता कि लाइट भर दिया तो अब जगह नहीं है कमरे में। तो लाइट स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता, ना ही इसके पास मास होता है, तो ये मैटर नहीं कहलाएगा। साउंड, हीट, ये कुछ चीज़ें हैं। बेसिकली ये सारे के सारे जो है वेव्स हैं, तो आपके पास जितने भी वेव्स होते हैं उसको वो मैटर नहीं होता, और इसको हम बोलते हैं रेडिएशन। ये सारी चीज़ें क्या है? रेडिएशन है। तो दुनिया में दो चीज़ें होती है, मैटर और बाकी जो बच गया वो रेडिएशन। फिलहाल यहाँ पे हम लोग मैटर की बात करेंगे, और हमने मैटर को इन जनरली 3 स्टेट्स में कैटेगराइज करते हैं, दैट इज सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। और आपने ये प्लाज्मा का नाम भी सुना होगा। इनफैक्ट एक और स्टेट ऑफ मैटर होता है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, लेकिन उसके बारे में फिलहाल हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे। जनरली हम चैप्टर में भी बात सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के ही करेंगे। सॉलिड, लिक्विड और गैस आप जानते हो। जैसे अगर मैं आपको सामने मार्कर रखूं तो आप बोलोगे सर मार्कर सॉलिड है। वाटर, पानी रखूं तो पानी लिक्विड है। और ये जो एयर है, इसमें बहुत सारे गैसेस होते हैं, तो एयर जो है वो गैस के कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये मैटर का 3 डिवीजन है। और साथ ही साथ देखो, प्लाज्मा क्या होता है कि अगर आप किसी गैस को हीट कर देते हो, काफ़ी टाइम तक हीट करते हो हाई टेम्परेचर पे, तो गैस के मॉलिक्यूल्स में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या एटम्स में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी की वजह से छूट के बाहर आ जाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नेगेटिवली चार्ज्ड, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और वो निकल गए। तो ये जो चार्ज्ड गैस होता है, जब गैस के पास चार्ज आ जाए, तो इस चार्ज्ड गैस को हम बोलते हैं प्लाज्मा। समझ गए? ठीक है। तो अभी फिलहाल हम बात सॉलिड, लिक्विड और गैस की ही करेंगे, और इस वाले पार्ट को मैं फिलहाल हटा देता हूं। चलिए, अब देखो यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में जो भी हमारे पास प्रॉपर्टीज है, उसके बेसिस पे हम बोलते हैं कि कौन सी चीज़ सॉलिड हो सकती है, कौन से लिक्विड और कौन से गैसेस। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है बच्चों। किसी चीज़ को सॉलिड बोलना, लिक्विड बोलना और गैस बोलना, और भी किस बेसिस पे, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। गड़बड़ क्यों हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमको बोला जाता है कि ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी सॉलिड के प्रॉपर्टीज के बेसिस पे किसी को सॉलिड बोल रहे हो, गड़बड़ क्या है वो थोड़ा सा ध्यान से देखना कि हम क्या सच में इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर के बेसिस पे सारे मैटर को डिवाइड कर सकते हैं। तो पहले समझ लेते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। जैसे आपको बताया जाता है कि सॉलिड्स जो है, सॉलिड्स का डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जैसे कि ये मार्कर है, मान लो इसको तुम सॉलिड बोल रहे हो क्योंकि इसका फिक्स्ड शेप है और फिक्स्ड वॉल्यूम भी है। वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा और शेप भी चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड का वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन उसका शेप फिक्स नहीं होता है। लिक्विड को आप जिस कंटेनर में डालोगे वो कंटेनर का शेप ले लेता है। अगर मान लो लिक्विड को मैं, पर उसका वॉल्यूम फिक्स होगा। जैसे आप 1 गिलास पानी लो तो उसका जो वॉल्यूम है वो उतना ही रहेगा। अगर आप उसको लोटा में डाल दोगे या किसी बड़े बर्तन में डाल दोगे तो पानी ज़्यादा नहीं होगा, वॉल्यूम उतना ही रहेगा। वॉल्यूम फिक्स है पर शेप फिक्स नहीं है।
ग्लास में वो ग्लास के शेप का हो जाता है वाटर, और अगर आप किसी लोटा में डाल दो तो लोटे के शेप का हो जाएगा। जिस कंटेनर में डालोगे वो उसी शेप का हो जाता है। ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है। गैसेस में ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना ही आपका शेप फिक्स होता है। अगर मान लो एक बलून है, उसमें हमने गैस भर रखा है, तो वो गैस जो है वो बलून के शेप का होगा, और उसका वॉल्यूम भी बलून का जो भी साइज़ होगा उस वॉल्यूम के बराबर होगा। पर इस कमरे में लाकर अगर इसको मैं फोड़ दूँ तो ये पूरा का पूरा गैस जो है उस पूरे कमरे में फैल जाएगा। इसका मतलब उसका वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम फिक्स नहीं है, राइट। और शेप भी फिक्स नहीं है। पहले गैस बलून के शेप में था, अब जो भी मेरे घर का शेप है उस शेप में आ गया। तो गैस का ना तो वॉल्यूम फिक्स होता है ना तो शेप फिक्स होता है, राइट। बाद में हम बोलते हैं कि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में खूब प्यार होता है और ये काफ़ी नज़दीक होते हैं, राइट। लिक्विड्स में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाता है और गैसेस में बहुत ही कम हो जाता है। इसके वजह से गैसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, लिक्विड्स में कम होता है, सॉलिड्स में बहुत ही कम हो जाता है, ना के बराबर। क्योंकि स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए सॉलिड्स में जो होते हैं वो मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते हैं। ऐसा हम बोलते हैं कि भाई सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते हैं, बल्कि वो अपनी जगह पे फिक्स्ड होते हैं, और फिक्स्ड होकर ये अपनी जगह पे बस वाइब्रेट करते हैं, पर दे आर नॉट मूविंग। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स या सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं। लेकिन लिक्विड्स की बात की जाए तो लिक्विड्स में जो है इस तरह से ऑर्डर में अरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है। जैसे आप सॉलिड्स को देखोगे तो एक ऑर्डर में अरेंज्ड है, अपने अपने जगह पे सारे पार्टिकल्स फिक्स्ड है और बस वाइब्रेट कर रहे हैं। लिक्विड्स में ये ऑर्डर नहीं होता इस तरीके से, और मॉलिक्यूल्स जो है वो थोड़ा बहुत मूव करते हैं, मतलब इसमें मूवमेंट पॉसिबल है। और गैसेस में तो कुछ ज़्यादा ही मूव करते हैं, राइट। लेकिन इसके बेसिस पे इन दोनों को डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर आप मूवमेंट के बेसिस पे डिफरेंशिएट करोगे तो प्रॉब्लम ये है कि ये भी मूव करता है, ये भी मूव करता है। इसलिए कई बार इन दोनों को एक जैसा स्टेट माना जाता है और उस स्टेट को हम लोग फ्लूइड बोल देते हैं। फ्लूइड मीन्स समथिंग विच कैन फ्लो। तो लिक्विड भी फ्लो होता है, गैसेस भी फ्लो होता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स मूव कर सकते हैं और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते हैं, राइट। इसमें मूवमेंट कम होता है, इसमें मूवमेंट ज़्यादा होता है। तो इसके बेसिस पे भी इनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, ओके। अब थोड़ा ध्यान से सुनना इस चीज़ को। सॉलिड्स के बीच का जो अरेंजमेंट है, ये मैंने जैसे बताया आपको कि ये ऑर्डर में होता है। अब हालांकि ये थोड़ा सा ऑर्डर जो है वो चेंज होते रहता है, क्योंकि आपका जो मॉलिक्यूल्स है वो वाइब्रेट करता है, तो हम ऐसे तो देख नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक टेक्निक है, उसको बोला जाता है एक्सरे डाइफ्रैक्शन। एक्सरे डाइफ्रैक्शन। अब इस एक्सरे डाइफ्रैक्शन में होता क्या है, अगर आप एक्सरे डाइफ्रैक्शन का ग्राफ निकालोगे, ये टेक्निक है समझ लो फिलहाल। तो उसमें होता क्या है कि आपका जो ये ग्राफ आता है उसमें आपको बीच बीच में जो है ना पीक्स देखने को मिलेंगे इस तरीके से। अगर ये ग्राफ में पीक्स दिखता है तो आप समझ जाना कि आपके पास जो मटेरियल है वो क्या है, एक सॉलिड है। अगर आपको ये पीक्स नहीं दिखता तो इसका मतलब वो लिक्विड या गैसेस हो सकता है, समझे। तो इस बेसिस पे हम क्या, और एक और चीज़, इसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। डेंसिटी ज़्यादा होने का मतलब मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स बहुत नज़दीक हैं, इसके थोड़े दूर होते हैं तो डेंसिटी कम हो जाती है, और गैसेस की डेंसिटी सबसे कम होती है, ओके। लेकिन अब मेरा कुछ क्वेश्चन और थोड़ा ध्यान से समझना, कि अगर सपोज करो तुम्हारे घर में नमक होगा, राइट। उस नमक को ले आओ। अब तो मुझे एक बात बताओ कि नमक सॉलिड है कि लिक्विड है, थोड़ा ध्यान से। नमक आप बोलोगे सॉलिड है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ कि नमक को ग्लास में भर दोगे तो वह ग्लास के शेप का हो जाता है। अगर सपोज करो आप उसको किसी टब में भर दो तो टब के शेप का हो जाता है। लोटा में भर दो तो नमक लोटे के शेप का आ जाता है। जो भी डब्बे में नमक रखा हुआ है उसको लोटा में भर दो, लोटा के शेप का हो जाएगा। अब ये प्रॉपर्टी कि जो कंटेनर सब्सटेंस जो है वो कंटेनर का शेप ले लेता है, उसका शेप फिक्स नहीं होता, बस वॉल्यूम फिक्स होता है, ये प्रॉपर्टी किसकी थी, लिक्विड की थी। तो क्या नमक लिक्विड है, क्योंकि इस प्रॉपर्टी के हिसाब से तो लिक्विड ही लग रहा है। लेकिन अगर आप उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को अगर आप चेक करोगे तो आपको जो है ना वो इस तरीके से ये पीक मिलेगा।
अगर ऐसा पीक मिल रहा है इसका मतलब क्या कि वो तो सॉलिड है फिर। हाँ, आप ये आर्ग्यूमेंट जरूर कर सकते हो कि सर उसका एक छोटा सा दाना अगर लोगे तो वो सॉलिड है। देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस, हम एक पार्टिकल की कभी बात नहीं करते हैं। ऐसा तो मैं एक मॉलिक्यूल, वाटर का एक मॉलिक्यूल लूं और मैं बोलूं बताओ ये सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। आप एक मॉलिक्यूल या एक पार्टिकल लेके बात नहीं कर सकते, आपको बल्क में क्वांटिटी लेनी होती है। जब भी हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, तो मैटर आपको बल्क में लेना है। तो मैं बल्क में उठाता हूं, और जैसे कि मार्कर को आपने बल्क में लिया, इसका आप एक छोटा सा टुकड़े की बात नहीं कर रहे हो। मार्कर है, सॉलिड है क्योंकि फिक्स शेप है, फिक्स वॉल्यूम है। लेकिन अगर आप नमक लेकर आते हो तो इसमें होता है गड़बड़, क्योंकि ये वैसे तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके मॉलिक्यूल्स ऐसे अरेंज्ड है ऑर्डर में, ग्राफ ऐसा आएगा इसका एक्स रे डायफ्रेक्शन का। प्रॉब्लम ये है लेकिन अगर ऊपर लेवल में देखा जाए तो वो कंटेनर का शेप ले लेता है, और ये प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की। तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है। चलो ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल पे चलते हैं। मान लो अगर आपके पास कोई बॉल है, या तो आप बास्केट बॉल लेके आ जाओ और बास्केट बॉल को थोड़ा सा कॉम्प्रेस करो तो वो अंदर दब जाता है। अब अंदर दब गया इसका मतलब उसका शेप चेंज हो सकता है और उसका शेप फिक्स नहीं है। शेप फिक्स नहीं है पर वॉल्यूम फिक्स है। अगेन ये प्रॉपर्टी किसकी हो गई? लिक्विड की। लेकिन आपको पता है कि आप बास्केट बॉल को लिक्विड नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर वो लिक्विड होता तो वो फ्लो करता, मैं रखता तो वो फैल जाता। बास्केटबॉल फैलता नहीं है राइट, तो उसको लिक्विड तो नहीं बोला जा सकता। लेकिन सॉलिड के केस में आपने जो डेफिनेशन दिया था कि इट हैज़ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम, वो तो यहाँ पे नहीं हो रहा है। वॉल्यूम तो फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है, और अगेन ये प्रॉपर्टी चले जाती है लिक्विड की। तो क्या बास्केटबॉल लिक्विड है? चलो स्पॉन्ज का एग्जाम्पल लेते हैं। स्पॉन्ज होता है ना पानी सोखने वाला, स्पॉन्ज को अगर तुम दबा दो तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। वॉल्यूम ही फिक्स नहीं है, ना ही शेप फिक्स है। तो ये प्रॉपर्टी तो गैस की होती है ना। अगर वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स नहीं है तो ये प्रॉपर्टी किसकी हुई? गैस की हुई। तो क्या स्पॉन्ज गैस है? ऑब्वियसली आप उसको गैस नहीं बोल पाओगे, क्योंकि अगेन गैस होता तो फैल जाता, पर स्पॉन्ज को अगर मैं सामने रखता हूं तो वो वहीं का वहीं टिका हुआ रहता है। तो क्या बोले हम? गैस। एक प्रॉपर्टी उसकी गैस की है, दूसरी प्रॉपर्टी उसकी सॉलिड की है। तो स्पॉन्ज को हम सॉलिड बोले कि गैस बोले? गड़बड़ है ना। चलो और थोड़ी सी बात बताता हूं मैं आपको। सॉलिड के केस में हमने क्या बोला था कि इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में अरेंजमेंट होता है, एक प्रॉपर ऑर्डर होता है। कहीं भी ये मॉलिक्यूल्स अरेंज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से आपके पास इस तरीके का शेप आ जाता है। मतलब इसका जो एक्स रे डायफ्रेक्शन का ग्राफ है उसमें पीक्स आते हैं, इसमें नहीं आते हैं। अगर इस बेसिस पे तुम सॉलिड्स और लिक्विड्स को कैटेगराइज करोगे तो मैं आपको बता दूं, तो फिर आपको ग्लास और प्लास्टिक्स को लिक्विड बोलना होगा। क्यों बताओ? क्योंकि जब ग्लास ग्लास पता ना आपको, ग्लास और प्लास्टिक का एक्स रे डायफ्रेक्शन देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके से आएगा, और ये जो है वो फ्लूइड है, मतलब लिक्विड से आपका। तो लिक्विड का जो ग्राफ आता है एक्स रे डायफ्रेक्शन में, वैसा ही प्लास्टिक्स और ये ग्लास का आता है। तो इसका मतलब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो फिर ग्लास और प्लास्टिक जो है वो लिक्विड है। लेकिन हम लोग को पता है कि उसका फिक्स्ड शेप होता है और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। ये प्रॉपर्टी किसकी है? सॉलिड की है। तो आप प्लास्टिक्स और ग्लास को सॉलिड बोलोगे या लिक्विड बोलोगे? राइट। इनफैक्ट कई लोगों का ऐसा मानना है इस डायफ्रैक्शन के बाद, कई कई जो बड़े रिसर्चर्स या साइंटिस्ट है वो ये बोलते हैं कि आप ग्लास को जो है ना वो आप सॉलिड नहीं मान सकते, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर लेवल पे उसका अरेंजमेंट ऑर्डर्ड नहीं होता है बल्कि लिक्विड की तरह होता है। तो इंटरमॉलिक्यूलर लेवल पे अगर वो लिक्विड की तरह दिखाई दे रहा है तो हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि ग्लास जो है एक बहुत ही गाढ़ा लिक्विड है, बहुत ही गाढ़ा। इतना गाढ़ा लिक्विड है कि वो सॉलिड की तरह ऊपर से दिखने लग जाता है। और इनफैक्ट ये भी बोला जाता है कि ग्लास जो है वो फ्लो भी होता है, पर बहुत 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 टाइम लगाता है फ्लो होने में। इतना टाइम ले लेता है, सालों साल ले लेता है फ्लो होने के लिए, कि हमको लगता है कि वो फ्लो ही नहीं हो रहा। तो अगेन यहाँ पे जो गड़बड़ है, हम ग्लास को सॉलिड में रखें क्योंकि वो फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम है उसका, या लिक्विड में रखें क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अरेंजमेंट है वो लिक्विड की तरह होता है। समझे? इनफैक्ट आपको पता है आपके मोबाइल में एक लिक्विड होता है जिसको हम लोग लिक्विड क्रिस्टल बोलते हैं। लिक्विड क्रिस्टल
लिक्विड क्रिस्टल बेसिकली लिक्विड होता है क्योंकि वो फ्लो हो सकता है, उसका फिक्स्ड शेप नहीं होता, वॉल्यूम फिक्स होता है। लेकिन लिक्विड क्रिस्टल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जब उसका स्ट्रक्चर देखा गया तो आपको ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर मिला, कुछ इस तरीके से। अब इस तरीके से मिला, इसका मतलब मॉलिक्यूल्स में ऑर्डर है। अब ये पल्ले नहीं पड़ रहा है कि है तो वो लिक्विड लेकिन ऑर्डर्ड है, तो उसको हम लोग क्या बोले, इसलिए नाम पड़ा लिक्विड क्रिस्टल, क्योंकि उस लिक्विड का जब स्ट्रक्चर देखा गया तो एकदम ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर देखा गया, पूरी तरह से सॉलिड की जैसा, पर वो फ्लो कर सकता है लिक्विड की तरह, उसका फिक्स वॉल्यूम नहीं है। तो इस लिक्विड क्रिस्टल को हम क्या बोले, सॉलिड बोले या लिक्विड बोले, क्योंकि उसकी एक प्रॉपर्टी इससे मैच करती है और दूसरी प्रॉपर्टी इससे मैच करती है। एक और बात बताता हूँ आपको मैं, देखो हम लोग ने एक और चीज़ देखा था कि आपका जो सॉलिड है उसके मॉलिक्यूल्स, सॉलिड और फ्लूइड में तो कम से कम हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, किस बेसिस पे, सॉलिड के पार्टिकल्स अपने जगह से मूव नहीं होते हैं लेकिन लिक्विड्स और गैसेस के मूव होते हैं, तो कम से कम ये दो डिफ्रेंसिएशन आपके हिसाब से फिक्स होगा, है ना। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सॉलिड है एक्चुअली में जब देखा गया सच में तो ये सॉलिड थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं अपने जगह से, पर ये मूवमेंट बहुत कम होता है। ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो 1 मिनट में 0.0001 मिलीमीटर तक मूव करते हैं। 0.0001 मिलीमीटर 1 मिनट में मूव कर जाते हैं। मैं 1 मिनट की बात कर रहा हूँ। लिक्विड्स की बात करूँ तो ये 1 मिलीमीटर तक मूव कर जाते हैं, और गैसेस की बात करूँ तो ये 100 मिलीमीटर तक मूव कर जाते हैं। किसमें? 1 मिनट में। तो एक्चुअली ऐसा नहीं है कि सॉलिड्स मूव नहीं करता है, कंपैरेटिवली वो बहुत कम मूव करता है, पर मूव तो करता है। तो आपने तो भाई फ्लूइड और सॉलिड के बीच में डिस्टिंक्शन यही बोला था कि जो मॉलिक्यूल्स है वो इसका मूव नहीं करेगा, सिर्फ वाइब्रेट करेगा, और अब तो सब मूव कर रहे हैं। तो क्या आप सॉलिड को भी फ्लूइड बोल दोगे? नहीं बोलोगे ना। तो यहाँ पे फिर एक गड़बड़ है कि हम यार फ्लूइड किसको बोले, सिर्फ इन दोनों को बोले या तीनों को बोले? तो जब तीनों ही फ्लूइड हो जाएंगे तो फिर हम डिस्टिंक्शन कैसे करेंगे? ये एक और प्रॉब्लम, राइट। यहां पे एक और चीज के बारे में बात करते हैं जो थोड़ा सा आप लोग को लगेगा कि इसके बेसिस पे भी हम कैसे बोले कि क्या सॉलिड है, क्या लिक्विड है, क्या गैस है। जैसे कि एक कहा जाता है, अगर आप महाभारत नहीं, गीता पढ़ो तो गीता में एक हमारी आत्मा के बारे में लाइन है कि नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक, ऐसी पूरी लाइन है। अगर आप पढ़ोगे तो उसमें ऐसा बताया गया है कि हमारी जो आत्मा है उसको न तो काटा जा सकता है छुरी से, ना ही उसको जलाया जा सकता है, ना ही उसको भिगाया जा सकता है, ना ही उसको सुखाया जा सकता है। तो मैं बाकी सारी चीज़ें छोड़ देता हूँ, मैं पहले वर्ड पे, पहले पार्ट पे ध्यान देता हूँ। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, शस्त्र से आप आत्मा को काट नहीं सकते। और हमने क्या किया, ये प्रॉपर्टी फ्लूइड्स को भी दे दिया कि आप फ्लूइड्स को काट नहीं सकते। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, ये वाली प्रॉपर्टी फ्लूइड के अंदर है, आप उसको काट नहीं सकते। काट नहीं सकते का मतलब क्या है? देखो, जैसे अगर पानी है, पानी में छुरी मार दो ऐसे तो फिर जुड़ जाएगा, जुड़ा हुआ ही रहेगा, आप उसको काट नहीं सकते। लेकिन अगर सपोज करो कोई सॉलिड है, मार्कर है, मार्कर को अगर सपोज करो मैं 100 से काटते चलूँ तो 2 टुकड़ा हो जाएगा। तो एक बेसिक डिफरेंस हम ऐसे भी बताते हैं सॉलिड्स और लिक्विड्स और गैसेस के बीच में। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ है, और वो गड़बड़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे भी ये जो प्रॉपर्टी है वो फेल हो जाती है जब हम एक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रेगुलेशन। आपने शायद रेगुलेशन के बारे में सुना होगा, नहीं भी सुना है तो अभी फिलहाल सुन लो। जैसे अगर मान लो यहाँ पे एक आइस का क्यूब रख दो, मैं टुकड़ा रख दो यहाँ पे, और आइस के टुकड़े में हम क्या करते हैं, यहां से एक धागा डाल दो, इस तरह से पतला सा धागा डाल दो, और इस धागे में क्या करो, नीचे आप एक वेट अटैच कर दो, और जो दूसरे साइड से धागा गया है उसके अंदर भी आप एक वेट अटैच कर दो, और उसके बाद छोड़ दो। तो होता क्या पता है क्या, ये प्रेशर की वजह से जब वो नीचे जाता है ग्रेविटी की वजह से, तो अपने प्रेशर की वजह से इस आइस क्यूब को, ये आइस है, बर्फ है, इसको काटते चला जाता है। ठीक है। अब पानी में क्या हो रहा था बताओ, पानी में आपने छुरी चलाया तो पानी को आप काट रहे थे, लेकिन पीछे से पानी जुड़ जा रहा था, और जुड़ते जुड़ते फाइनली क्या हुआ, जब छुरी आपने हटा लिया तो आप आगे से काट रहे थे, वो पीछे से जुड़ रहा था, तो फाइनली पानी कटा ही नहीं। ऐसे हर फ्लूइड की बात होती है, इवन गैसेस के लिए भी। लेकिन सॉलिड में आप जब काट देते हो तो कट जाता है,
है ना। तो ये एक फर्क भी बताया जा रहा था सॉलिड्स और फ्लूइड के बीच में। लेकिन आप देखो कि अगर यहाँ पे रेगुलेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये जो धागा है दोनों तरफ से आपने डाल दिया और मास अटैच कर दिया, ये धीरे धीरे बर्फ को काटते जाएगा और कटते कटते जब आप नीचे से निकल जाएगा तो इसमें भी ये होता है कि जैसे जैसे वो कट रहा है वैसे वैसे ऊपर की चीजें जुड़ते चले जा रही है। इसका मतलब ये कट के जब नीचे से धागा निकल आता है तो आइस फिर से जुड़ गया होता है। ये वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसा हम लोग क्या कर रहे थे, पानी को काट रहे थे और वो जुड़ते चला जा रहा था। इसमें भी एग्जैक्टली यही होता है, धागा उसको काटते जाता है और ऊपर का जुड़ता चला जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम रेगुलेशन बोलते हैं। रेगुलेशन में क्या होता है कि प्रेशर की वजह से सॉलिड मेल्ट होता जाता है, तो मेल्ट होता है तो धागा नीचे जाता है, लेकिन जैसे ही प्रेशर हट गया धागे का तो वो वापस से फ्रीज हो जाता है। तो प्रेशर हटाने के बाद वापस से फ्रीज हो जाना, ये प्रॉपर्टी जो है उसको हम रेगुलेशन बोलते हैं। तो ये सॉलिड में आप रेगुलेशन देखते हो तो ये वैसा ही बिहेव कर रहा है जैसे पानी को हम छुरी से काट रहे हो फिर जुड़ जा रहा है, ये भी जुड़ जा रहा है। तो ये वाला जो पार्ट है कि आप काट नहीं सकते, ये तो यहाँ भी वैलिड है सॉलिड के लिए। तो अब क्या डिस्टिंक्शन रहा सॉलिड लिक्विड गैस का समझ रहे हो कि नहीं, राइट। चलो एक फाइनल पार्ट और मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने पाउडर की बात की या राइस की बात की, राइस हो या पाउडर हो या कोई भी एक चीज़ लेके आ जाओ, कोई भी पाउडर लेके आ जाओ आप, ठीक है। पाउडर को आप बोल सकते हो कि सर एक काम करो आप उसको लिक्विड में डाल दो चलो, क्योंकि जिस कंटेनर में आप पाउडर को डालोगे तो वो पाउडर जो है कंटेनर का शेप ले लेता है, राइट। तो वो कंटेनर के शेप में आ जाता है, इसका मतलब उसका वॉल्यूम फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है। शेप फिक्स नहीं है तो आप उसको लिक्विड बोल सकते हो। पर प्रॉब्लम ये है कि लिक्विड हम उसको नहीं बोल पाएंगे। आप अगर उसको ज़बरदस्ती लिक्विड के फॉर्म में डाल भी दोगे या लिक्विड बोल भी दोगे तो प्रॉब्लम क्या है, देखो कि अगर सपोज करो आप पाउडर को जमा करते हो एक के ऊपर डाल के, तो पाउडर कुछ ऐसे फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। और ऐसे फॉर्म में जब पाउडर बनता है तो ध्यान देना, जब पाउडर जमा करो तो वो कुछ ऐसा आपको दिखने लगेगा अब ये याद रखना कि इसका एक पर्टिकुलर एंगल जो है वो हॉरिजॉन्टल से फिक्स होता है। इसके ऊपर आप कितना भी पाउडर डाल लो इससे ज़्यादा एंगल नहीं बनेगा, और ये एंगल हर पाउडर के लिए हर चीज़ के लिए अलग होगा। जैसे आटा यूज़ कर रहे हो तो उसका एंगल अलग होगा, चावल यूज़ कर रहे हो तो उसका एंगल अलग होगा। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी हो जाती है और इस एंगल को बोला जाता है एंगल ऑफ रिपोज। समझे, याद रखना एंगल ऑफ रिपोज जो है वो फ्लूइड्स के केस में पॉसिबल नहीं है। फ्लूइड्स के केस में पॉसिबल नहीं है क्योंकि आप फ्लूइड अगर डालोगे तो फ्लूइड पूरा फैल जाता है। तो फ्लूइड्स के लिए हमेशा एंगल ऑफ रिपोज जो होता है वो 0 डिग्री हो जाता है। अब पाउडर के लिए थीटा का वैल्यू 0 नहीं है, कुछ ना कुछ एंगल है, इसका मतलब पाउडर फ्लूइड नहीं हो सकता, राइट। लेकिन अब उसको हम सॉलिड भी बोलेंगे तो कैसे बोल दे बताओ, फ्लूइड नहीं हो सकता मतलब लिक्विड गैस तो खत्म, सॉलिड भी कैसे बोल दे बताओ उसको, क्योंकि उसका फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है, फिक्स्ड शेप नहीं है, जिस कंटेनर में डालोगे उसी कंटेनर का हो जाएगा। तो आखिर हम पाउडर को क्या बोले, सॉलिड बोले? नहीं, लिक्विड गैस नहीं बोल सकते। तो ऐसा माना जाता है कि हम उसको ना अलग कैटेगरी से ही डिफाइन कर देते हैं और पाउडर को एक अलग स्टेट ऑफ मैटर बोल देते हैं। अगर आप ऐसे अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर को देखने जाओगे तो बहुत सारे स्टेट्स ऑफ मैटर आपको मिल जाएंगे। जैसे मैंने ग्लास की बात की, ग्लास को भी आप किसी कैटेगरी में नहीं डाल सकते हो क्योंकि फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम तो है उसका, लेकिन लिक्विड्स और गैसेस की तरह वो फ्लो करता है, या फिर उसका इंटरमोलिकुलर अगर आप अरेंजमेंट देखोगे तो लिक्विड की तरह है। तो ना तो आप उसको लिक्विड बोल पाओगे क्योंकि उसका फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, ना ही सॉलिड बोल पाओगे क्योंकि अरेंजमेंट इसके तरह होता है। तो क्या हम, और वो पाउडर भी नहीं है, याद रखना पाउडर भी नहीं है, क्योंकि आप ग्लास को रखोगे तो वो इस तरीके से आपका एंगल नहीं बनाएगा, वो तो फिक्स होता है ना, वो कुछ बनाएगा ही नहीं, वो रिजिड होता है। तो इसका मतलब क्या, ग्लास एक अलग स्टेट ऑफ मैटर है। अगर इस तरह से देखोगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में पूरी तरह से कैटेगराइज करना मुश्किल है, ठीक है। तो आपके पास फोम्स होता है, जेल्स होता है, इमल्शंस होता है, कोलॉइड्स होता है, पाउडर है, ग्लास है। ऐसे अगर देखने जाओगे तो कई स्टेट्स ऑफ मैटर आ जाते हैं जिसमें क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं है।
तो स्टेट्स ऑफ मैटर हमारे ऊपर होता है कि हम कितने लेवल तक चीज़ों को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलूँ कि जो ईंटा होता है, ईंट ईंट पता ना आपको, वो ईंट स्टेट्स ऑफ मैटर कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है? तो बोलोगे सर अब तो आपका ज़्यादा हो रहा है। ईंट तो क्लियर है ना, उसका फिक्स शेप होता है, फिक्स वॉल्यूम होता है, उसके मॉलिक्यूल्स भी इसी तरह से बने हुए होते हैं। तो कम से कम जो आपका ईंट होता है, ब्रिक ब्रिक की बात कर रहा हूँ मैं, ईंट, तो ये इसको तो आप मत बोलो कुछ यार, इसको तो आप सॉलिड ही रहने दो, और ये तो सॉलिड ही होगा। जी हाँ, अगर आप एक पत्थर लेके आओगे या एक ईंट लेके आओगे तो वो तो हर मामले में आपका सॉलिड ही मिलेगा, आपको सारी प्रॉपर्टीज जो हमने यहाँ पढ़ी थी वही मिलेगा। लेकिन जैसे इमेजिन करो, जब मैं फ्लो होने की बात कर रहा था, जैसे मान लो आपने एक बर्तन में पानी लिया और उसको ऐसे पोर कर रहे हो, तो पानी धड़ाधड़ ऐसे नीचे गिर जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैंने इस मार्कर को रखा है, तो मार्कर को आप पोर नहीं कर सकते, मतलब मार्कर फ्लो नहीं होगा, है ना। लेकिन जैसे इमेजिन करो कि एक ट्रक है और एक ट्रक में बहुत सारे ईंटें रखे हुए हैं, और अगर सपोज करो मैं बहुत दूर से उसको देखता हूँ, तो जब वो ईंटा नीचे गिरता है तो ऐसा लगता है कि फ्लूइड नीचे गिर रहा है, तब उसको पोर किया जा सकता है। तो अगर हम बहुत बड़े लेवल पे चले जाए और एक ईंटे को अगर पार्टिकल जैसा मान के चले, तो वो सारे पार्टिकल्स उसी तरह से बिहेव करते हैं जैसे हम डेली लाइफ में लिक्विड्स को देखते हैं। तो स्केल छोटा बड़ा अगर हम कर दें तो हमको सारी चीज़ें सॉलिड, लिक्विड और गैस आपस में एक जैसी नज़र आने लगेंगी। जैसे आपने नमक की बात की थी स्टार्टिंग में, तो नमक अगर बल्क में कंसिडर करते हो तब वो लिक्विड जैसा बिहेव करता है, राइट, क्योंकि जिस शेप में, जिस कंटेनर में आप रखोगे उस कंटेनर का वो शेप ले लेता है। लेकिन वही जैसे आपने कहा एक क्रिस्टल उठा के मैं देखूं, तो एक क्रिस्टल का फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, तब वो सॉलिड की तरह बिहेव करता है। तो हम किस क्वांटिटी पे, किस स्केल पे बात कर रहे हैं, उस हिसाब से सॉलिड, लिक्विड और गैस किसी भी स्टेट, किसी भी मैटर का जो स्टेट है वो आपस में बदल सकता है। बड़े लेवल पे कोई चीज़ लिक्विड हो सकता है, छोटे लेवल पे आने पर वो सॉलिड हो जाएगा। छोटे लेवल पे कोई चीज़ सॉलिड हो सकता है, ब्रिक का एग्जांपल दिया मैंने। बहुत बड़े लेवल पे देखोगे तो हो सकता है कि वो लिक्विड की तरह बिहेव करे। तो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ऐसा आप देख सकते हो या मान सकते हो कि ये डिस्टिंक्शन जो है वो हम किस लेवल पे देख रहे हैं, उस हिसाब से हमको किसी स्टेट ऑफ मैटर में दिखाई देगा। एक स्टेट ऑफ मैटर बड़े लेवल पे सॉलिड हो सकता है, छोटे लेवल पे लिक्विड हो सकता है, किसी और लेवल पे क्या पता गैस भी हो जाए। तो इस तरह से इसको डिस्टिंक्शन इनका करना थोड़ा सा हमको मुश्किल लग रहा है, लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मैंने बस आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है। वैसे तो हमने जो भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बारे में पढ़ा है आपको वही पढ़ना है, आप ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, तो इस वीडियो में बस एक इंट्रोडक्शन था और इसमें इतना ही। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, तो जो कन्वर्जन वाला केस है कि एक सॉलिड से स्टेट ऑफ मैटर गैस में कैसे कन्वर्ट होता है, या लिक्विड में कैसे होता है, लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट होता है, तो ये जो कन्वर्जन वाली चीज़ है, एक स्टेट ऑफ मैटर को आप दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, ये सारे इंफॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।